हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो अल्केन, हेलो एरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है और इस पर आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एरिन हम लोग देख चुके हैं। अब हम हेलो अल्केन और हेलो एरिन के प्रॉपर्टीज़ पर आए हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, यानी कि हेलो अल्केन सॉलिड होंगे कि लिक्विड होंगे कि गैस होंगे। तो लोअर मेंबर जो हेलो अल्केन्स होते हैं, जैसे कि जिसमें कार्बन एटम कम होता है, वो गैसियस स्टेट में रहता है। और जैसे जैसे कार्बन एटम का संख्या बढ़ते जाएगा, उसका मास बढ़ते जाता है और वो फिर लिक्विड और फिर सॉलिड होते जाता है, ठीक है। तो लोअर मेंबर हम जनरलाइज्ड करके लिख देते हैं कि लोअर मेंबर हेलो अल्केन, लोअर मेंबर हेलो अल्केन्स आर exist in gaseous state, exist in gaseous state। जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो वो लिक्विड और फिर सॉलिड स्टेट में होते जाएगा। तो लिखेंगे कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस it become liquid और in solid state। मतलब मास पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप प्योर अल्काइल हैलाइड लेंगे, प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, तो वो कलरलेस होगा। प्योर अल्काइल हैलाइड, प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, कलरलेस होगा। हालांकि ब्रोमाइड और आयोडाइड की अगर हम बात करेंगे तो जब उसको आप एयर में एक्सपोज करेंगे तो कुछ न कुछ कलर वो शो करता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हाउ इवर ब्रोमाइड अगर हम ले लेते हैं और आयोडाइड ले लेते हैं, एक्सपोज्ड इन एयर, exposed in air, then it develop color, then it develop color, then it develop color। तो यही कुछ फिजिकल स्टेट, फिजिकल उसका कलर क्या होता है, ये सब चीज़ आता है। फिजिकल स्टेट के बाद अब जो दूसरा चीज़ आता है इसमें, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी चीज़ मास पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करेगा? मास पर डिपेंड करता है। अगर मास कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। उसमें भी आइसोमर्स को लेकर के कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि हायर मोलर मास, हायर मोलर मास हैज़ maximum boiling point, maximum boiling point। यानी कि अगर आयोडाइड वाले का देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम ब्रोमीन वाले का, उससे कम क्लोरीन वाले का और सबसे कम फ्लोरीन वाले का। क्योंकि मास जैसे जैसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उसे वैसे ही वेरी करता है। उसके बाद आइसोमेरिक, आइसोमेरिक
हैलो अल्केन्स की अगर हम बात करें, आइसोमेरिक हैलो अल्केन्स में क्या होता है कि एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एज द ब्रांचिंग as the branching increases boiling point decreases। boiling point decreases। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल अभी लेते हैं, एन ब्यूटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो कॉमन नेम इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। ठीक है, अब हम इसी का आइसोमर ले लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बस ब्रांचिंग इसमें बढ़ जाता है। अगर ये ले लेते हैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग यहाँ पर आ गया हुआ है। तो ये ब्रांचिंग आ गया, तो जब ब्रांचिंग आया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन का नॉर्मल ब्रोमो ब्यूटेन का ज़्यादा होगा, और ब्रांचिंग हो जाने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम एराइल हैलाइड की बात करें, एराइल हैलाइड में जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन है, ये मेटा पोजीशन वाला अगर हम ले लेते हैं, और ये पैरा पोजीशन वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब तीनों में अगर हम बात करें तो पैरा आइसोमर्स जो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पारा है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है कि पारा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इसका कारण क्या है कि इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है एक वेल डिसिप्लिन ऑर्डर में हो जाता है, जो कि ऑर्थो और मेटा वाले में नहीं हो पाता है। ठीक है, हेयर यहाँ हम लिख देते हैं कि पारा आइसोमर्स हैव लार्ज MPT BPT मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के इतना सा आप याद रखेंगे। एक तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मास पर डिपेंड करता है, तो मास ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर आइसोमर्स है तो मोलर मास तो सेम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि जिसका ब्रांचिंग जिसमें ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और जिसमें ब्रांचिंग नहीं रहेगा या फिर कम रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया हैलो अल्केन के लिए। अगर हैलो एरीन में आते हैं और ये चीज़ पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि पारा आइसोमर्स वाला जो होता है उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका फिट हो जाता है, अरेंजमेंट बहुत बढ़िया होता है, वेल डिसिप्लिन ऑर्डर में हो जाता है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पारा के। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी। देखिए एक कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको बताएंगे, सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी है जैसे कि यहाँ पर जो हम सॉल्युबिलिटी जब भी बात करेंगे किसी भी आगे के चैप्टर्स में या कोई भी कंपाउंड्स के लिए, वो वाटर में चेक करते हैं H2O के लिए। तो वन एंड ओनली वन कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, इसका सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट है कि अगर वो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो चीज़ वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर वो वाटर
के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये पोलर नेचर का होता है, वाटर भी पोलर है, तो लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट से जैसा है वैसा में डिजोल्व होता है। पोलर कंपाउंड पोलर में डिजोल्व होता है, तो वाटर क्या है, पोलर है, तो इसमें पोलर कंपाउंड डिजोल्व हो सकता है। जैसे कि अल्काइल हैलाइड क्या है, पोलर है, तो वो होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, एक हल्का सा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज़्यादा डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन होता है, तो उतना अट्रैक्शन होने के बाद, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा अट्रैक्शन होने के बाद ही वो उसमें सॉल्युबल होगा, और अगर उससे कम अट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें पार्शियली सॉल्युबल होगा। इसीलिए हैलो अल्केन के बारे में लिखा गया है कि इट इज़ पोलर नेचर, जो हैलो अल्केन है इट इज़ पोलर नेचर, स्टिल फिर भी ये वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है। स्टिल दे आर नॉट और लेस, या तो सॉल्युबल नहीं होते हैं या फिर बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, और लेस सॉल्युबल इन वाटर। और इसका कारण क्या है कि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कॉन्सेप्ट अल्काइल हैलाइड में नहीं आता है। It is because there is no hydrogen bonding, there is no hydrogen bonding with water molecule, there is no hydrogen bonding with water molecule। तो ये डेंसिटी का भी अगर हम बात करें तो डेंसिटी भी मास पर डिपेंड करता है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो उसका अलग से कोई कॉन्सेप्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। तो ये अभी हमने बात किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए अब आगे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहले हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ दिखाई देंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना होगा कि ये किस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये X, ये क्या है, हैलोजन, और ये क्या है, कार्बन। तो ये जो होता है X होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। X क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोस्ट EN। और जो कार्बन होता है ये होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसी कारण से इस पर आता है डेल्टा माइनस चार्ज और इस पर आता है डेल्टा प्लस चार्ज। और तो और ये इसका सेंट्रल एटम होता है। कार्बन क्या होता है, सेंट्रल एटम, जो कि किसी भी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको पोलरिटी के कारण क्या होता है कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, ऐसे बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा और X माइनस आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। आप देख ही रहे हैं, ऊपर हमने दिखाया कि अल्काइल हैलाइड किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। पोलर मतलब कि जिसमें प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो सके, और ये क्यों होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा, डेफिनेटली ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पर माइनस चार्ज, कम वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जो होता है ये पोलर नेचर का होता है, ठीक है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण ये कई तरह के रिएक्शन शो करते हैं। ड्यू टू विच इट अंडरगोज थ्रू, ड्यू टू विच अंडरगोज थ्रू
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे आपको हम बता दें कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर आगे चल के अलग अलग मेटल के साथ भी इसका रिएक्शन देखा गया है, लेकिन इसमें दो मेन टाइप इसमें जरूर होता है। अब हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर बना हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर अलग और एलिमिनेशन रिएक्शन पर अलग, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर एक रिव्यू ले लेते हैं, रिवीजन करा लेते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट होता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक सबस्ट्रेट होता है, ये जो होता है लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। और आप इसका रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे, क्योंकि पहले ही इसके प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया जा चुका है कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ से ये हैलोजन हटेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा ऐसे, तो क्या होगा रिएक्शन में लिविंग ग्रुप के जगह पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। और लिविंग ग्रुप जब भी हटता है तो माइनस चार्ज के साथ हटता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, हमने बता रखा है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2, ठीक है। तो मेन बात हम दोनों में आपको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि SN1 में क्या होता है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN1 में कार्बोकेटायन फॉर्म। वही अगर हम SN2 में जाते हैं तो इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, नो कार्बोकेटायन फॉर्म, नो कार्बोकेटायन फॉर्म, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। दूसरा प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। नो इसमें लिख देते हैं कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट देखा जाता है इसमें। और नो कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, ये उसके साथ ही इंक्लूड है। तीसरा क्या होता है, तीसरा देखिए SN1 में डिग्री होता है 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन फॉलो दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन फॉलो करता है, 3 डिग्री कार्बन। जबकि इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री फॉलो दिस रिएक्शन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम एक डिफरेंस यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, SN1 होता है और SN2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगला है कि इस SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। और पोलर सॉल्वेंट नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिख दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O,
like H2O, alcohol, etc. required। इसमें क्या है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर तो होगा लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। इसमें जो है इंटरमीडिएट बनता है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, और कौन बनता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। या फिर हम बात करते हैं कि इसका जो रेट है, रेट डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। जबकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 में। रेट अफेक्टेड बाय ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ओवरऑल डिफरेंस है, तो आप इसको जरूर मेंशन कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम आपको क्वेश्चन के थ्रू हम बात कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ में छूट रहा है। देखिए SN1 में क्या होता है, 2 डिग्री का जब केस आता है, देखिए जब भी 2 डिग्री सबस्ट्रेट आएगा तो 2 डिग्री सबस्ट्रेट में क्या होता है कि SN1 भी होता है और SN2 भी होता है। SN1 भी होता है और SN2 भी होता है, ठीक है। इसमें 2 डिग्री में, 3 डिग्री में SN1, 1 डिग्री में SN2। और जब 2 डिग्री होता है तो इसका चांस दोनों करने का होता है, SN1 भी कर सकता है और SN2 भी कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि वीक न्यूक्लियोफाइल जब होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वो SN1 करेगा, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या करेगा? SN2 करेगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर वीक। जैसे H2O, NH3 क्या है कि इस पर लोन पेयर है और इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर लोन पेयर की वजह से है। जबकि इसमें क्या होता है कि निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्गर। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, कोई भी आप निगेटिव चार्ज खाली ले आइए तो निगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा और वो SN2 रिएक्शन को करेगा। लेकिन उसी मॉलिक्यूल में अगर आपने वीक न्यूक्लियोफाइल दिया जैसे H2NH3 तो ये क्या करेगा? SN1 रिएक्शन करेगा, ठीक है। SN1 में क्या होता है, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है? रिटेंशन होता है प्लस क्या होता है? इन्वर्जन होता है SN1 में, और इसमें ओनली इन्वर्जन होता है, ओनली इन्वर्जन। इसका हम डिटेल में लेक्चर हम बना रखे हैं, जिसका अलग से थंबनेल आपको GOC सेक्शन में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट में GOC1 और GOC2 नाम से वहाँ पर बनाया हुआ है। GOC1 में बिना रिएक्शन वाला टर्म है, रेजोनेंस, नोमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिसिटी, आइसोमेरिज्म है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, कार्बोकेटायन का इफेक्ट, इंटरमीडिएट्स जितने भी होते हैं वो सारा चीज़ रखे हैं। और एक है GOC2। GOC2 में क्या है कि रिएक्शन से रिलेटेड टर्म है उसमें, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, कितने तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं,
ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों का जरूरत होगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब चीज़, तो वो सारा चीज़ उसमें मेंशन्ड है। तो GOC1, GOC2, GOC2 में ही हमने रिएक्शन का टाइप बता रखा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब चीज़ दिखेगा। ठीक है, उसी का हम यहाँ पर एक क्या शॉर्ट समरी आपको बता दे रहे हैं। तो वहाँ पर आपको इस सब पर एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और डिटेल एनालिसिस वहाँ पर मिलेगा। हम यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में बताते जा रहे हैं आपको। तो अगर आपको डिटेल में पता करना हो तो आप वहाँ पर हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा। तो SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, जबकि SN2 में क्या होता है, केवल इन्वर्जन होता है। रिटेंशन का मतलब होता है फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक, और इन्वर्जन का मतलब होता है बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। और इसमें सिर्फ बैक साइड अटैक रहेगा। इसमें एक छोटा सा चीज़ और हम ऐड कर देते हैं कि इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, इसमें क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, जिसे हम इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं, इनेंशियोमर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया SN1 और SN2 में। अब आइए SN1 SN2 के लिए एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप है CH3 C2H5H। एक बार हम स्ट्रॉन्ग वाला केस ले लेते हैं और एक बार वीक वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं OH- और यहाँ पर ले लेते हैं H2O। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें से एक करेगा SN1, वीक वाला करेगा SN1 और स्ट्रॉन्ग वाला करेगा SN2। अब आपको प्रोडक्ट पता है कैसे बनाना है। SN1 में एक बार क्लोरीन फ्रंट से हट करके OH ग्रुप ऐड होगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा आपको, OH-। ठीक है, बाद में ऐसे माइनस अटैक नहीं होता तो लोन पेयर से अटैक है, इसको वीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। एक OH ग्रुप, लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा, ये क्या है, लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से हटेगा, उसके जगह पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा H2O। तो H2O जाता है, बाद में H इसमें से बाहर हो जाता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। लिविंग ग्रुप जहाँ था डायरेक्टली आपने वहाँ पर उसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, रिटेंशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर इसी को बैक साइड से जोड़ते हैं, अटैक बैक साइड से होगा, हाइड्रोजन को पुश करके आगे कर देगा और OH पीछे चला जाएगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये देखिए OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा, ये हो गया इन्वर्जन। दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इमेज होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन सुपर इमेज, और इसीलिए इसको हम इनेंशियोमर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो इनेंशियोमर। और क्या है ये, रेसमिक मिक्सचर है। ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं। इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। मिक्सचर जब ले लेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, और ऐसे इनेंशियोमर सेपरेटली बात करते हैं तो वो एक्टिव रहता है, खैर वो अलग बात है। अगर हम SN2 की बात करें तो इसमें फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता है, माइनस चार्ज क्लोरीन के लोन पेयर के साथ रिपल्सन करता है, तो ये फ्रंट साइड से जब अटैक करने जाएगा तो ये अटैक यहाँ पर नहीं होता है। तो क्या करता है, ये बैक साइड से इसमें ऐसे अटैक करता है, यानी कि OH जो ऐड होगा वो बैक साइड से होगा। यहाँ पर H होगा C2H5CH3, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो देखिए इसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है SN1 के केस में, और SN2 के केस में सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज थ्रू SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ऐसा। तो 1 डिग्री ऑलवेज SN2, 3 डिग्री ऑलवेज SN1, एंड इफ 2 डिग्री then see which types of nucleophile is present, either they are strong nucleophile or they are weak nucleophile. Weak nucleophile always favor SN1 mechanism in which retention and inversion take place, while in case of strong nucleophile
इट ऑलवेज अंडरगोज थ्रू SN2 मैकेनिज्म एंड इट हैज़ ओनली इन्वर्जन। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रिटेंशन और इन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है, एक्ट किया है न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसी में फिर आगे देखते हैं एलिमिनेशन भी होता है इसका न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद फिर क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि एलिमिनेशन होना है? दो चीज़ से पता चलता है। देखिए, पहली बात कि इट नीड हाई टेम्परेचर, इट नीड हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की तुलना में इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। दे नीड हाई टेम्परेचर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट रूम टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर, बट एलिमिनेशन रिएक्शन नेवर कंप्लीट एट लो टेम्परेचर, इट नीड्स हाई टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, इन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस की अगर हम कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे OH माइनस निगेटिव चार्ज स्पेसीज जो है रिएक्ट विथ कार्बन, सो इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सो ये क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। बट इन एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन जैसे ही ये एलिमिनेशन में जाएगा, इन एलिमिनेशन रिएक्शन OH माइनस कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। OH माइनस डज नॉट रिएक्ट विथ कार्बन एटम, it always react with hydrogen atom, so OH minus act as base, सब्स्टिट्यूशन में वही OH माइनस कार्बन से रिएक्ट करता है, जिसके कारण उसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा हो जाता है, और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। लेकिन वही OH माइनस क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के कारण हम OH माइनस को बोलते हैं कि वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कैसे देखते हैं इसको। देखिए, इसमें होगा क्या, इसका भी लेक्चर ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पर है, मान लीजिए क्लोरीन, और आपको दे दिया OH में। यहाँ पर एक ये हीट का सिंबल, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर होता है, जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन मान लेते हैं। तो कार्बन को क्या नाम दिया जाए? यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिविंग ग्रुप से, ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो कार्बन अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए मैकेनिज्म तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन करना क्या है आपको? यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक देखिए। लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा, लिविंग ग्रुप क्या होगा? यहाँ से हटेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। तो अल्फा पर से लिविंग ग्रुप हट रहा है, बीटा पर से हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक है, और दोनों ही, क्योंकि करता क्या है, ये OH माइनस जो है ना, इस H को निकाल लेता है, जिसके कारण यहाँ से ये टूटने लगता है, और अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड प्लस H2O प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको हम याद कराते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट ऑफ, यही कंक्लूजन है, एक निचोड़ है, प्रोडक्ट ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर अल्कोहल। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अल्कोहल होता है। इन केस ऑफ OH माइनस, इन केस ऑफ OH माइनस, अगर आप OH माइनस ले रखे हैं तो। और दो पॉइंट यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम एलिमिनेशन का प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ किसी भी तरह का एलिमिनेशन, एनी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, एनी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन आर अल्कीन, चाहे बेस आप कोई भी ले रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल होता है। OH माइनस के केस में अगर NH2 लेंगे तो एमीन होगा, या अगर कोई दूसरा चीज़ होगा तो वो चीज़ होगा। लेकिन अगर एलिमिनेशन करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है और वो क्या होता है? अल्कीन होता है। तो याद रखिएगा। रिएजेंट के लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एकदम ये स्पेसिफिक है, याद रखिएगा इसको लेकर के। क्या? अगर कहीं पर एक्वस KOH लिखा हुआ हो, ये बात इतना मार्केबल है कि पूरे NCERT का क्वेश्चन बनाएंगे तो ये खूब यूज होता है, इसलिए इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा कि एक्वस KOH और एक जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको एल्कोहलिक ALC.KOH। इसका मतलब होता है क्या? एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म, याद रहेगा। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। और अगर एल्कोहलिक KOH है तो ये क्या करता है? एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो लेक्चर को आपको शांति से देखना होगा, ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक देखना होगा। हर एक चीज में कॉन्सेप्ट है और जब आप उसको समझेंगे तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन करके आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखना है। कन्वर्जन बनाना सबसे मेन मकसद होगा। एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन, ये याद रखना है। अब आते हैं कि जो हमारा एलिमिनेशन है ये भी दो तरह का, ऐसे तो ये 3 तरह का होता है एलिमिनेशन, लेकिन मेनली यहाँ पर हम 2 ही तरह बात करेंगे। डिटेल के लिए आपको हम बता चुके हैं, आपको इसके सेक्शन में GOC 2 में जाना होगा। एलिमिनेशन में एक होता है E1 और एक होता है E2। इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर और इसको बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, E1 में क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन फॉर्म। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बन पाता है, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म। और बाकी इसका ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आपको पता होगा E2 को। E1 बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर क्या होता है? E2 ही होता है। E1 रिएक्शन बहुत कम होता है, ज़्यादातर रिएक्शन E2 होता है। और E2 में 2 तरह का होता है, एक होता है सिन और एक होता है एंटी एलिमिनेशन, एक होता है सिन एलिमिनेशन। तो सिन एलिमिनेशन जनरली नहीं होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होता है वैसे में। तो E1 E2 याद रखिएगा कि दोनों में 3 डिग्री सबस्ट्रेट का नीड होगा, इसमें भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट का नीड होगा। ये भी 3 डिग्री पर होता है, ये भी 3 डिग्री पर होता है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हायर डिग्री में प्रेफर्ड होता है, लोअर डिग्री में नहीं। लेकिन खैर अगर कंडीशन दिया हुआ है तब तो आप एलिमिनेशन कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ रिकमेंडेशन बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा किस में होता है? 3 डिग्री में एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि 1 डिग्री में नहीं होगा, उसमें भी हो सकता है कंडीशन। अगर टेम्परेचर हाई करेंगे, अल्कोहलिक KOH देंगे तो एलिमिनेशन उसमें भी होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं 1 डिग्री पर एलिमिनेशन हो रहा है और कहीं पर 3 डिग्री पर एलिमिनेशन हो रहा है, तो 3 डिग्री का जो रिएक्टिविटी होगा, ऑर्डर होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा।
ठीक है, ये बता रहे हैं। अब देखिए E1 जो होता है विथ वीक बेस के साथ होता है, विथ वीक बेस। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे C2H5OH, ये भी एक बेस है लेकिन ये बेस ऑर्गेनिक है, वीक है। जबकि E2 एलिमिनेशन जो होता है विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस होता है, विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है, जैसे OH माइनस या फिर आप KOH ले सकते हैं, एल्कोहलिक KOH आप ले सकते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक बेस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस आर वीकर एंड इनऑर्गेनिक बेस आर स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप इनऑर्गेनिक बेस लेते हैं, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो वो E2 परफॉर्म करेगा, और अगर वीक बेस लेते हैं तो E1 रिएक्शन परफॉर्म करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली E2 का E1 से ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ एक ओवरव्यू आपको बता दिया है, ठीक है, कि ये सब इतना कम से कम ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं कि दोनों के प्रोडक्ट में किस तरह का एक डिफरेंस आएगा। जैसे CH3 यहाँ पर Cl है, एक क्या करते हैं, एक ले लेते हैं एक्वस KOH और एक बार ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH। ये लिविंग ग्रुप है किसी भी रिएक्शन के लिए। अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होगा और एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्लोरीन हटेगा, वहाँ पर OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का वही मतलब होता है, ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जबकि एलिमिनेशन में क्या होता है कि ये अल्फा होता है और इसमें से दोनों कार्बन में से कोई भी बीटा ले लीजिए तो अल्कीन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कीन, डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में अल्कोहल प्रोडक्ट बना और एलिमिनेशन में क्या बना, अल्कीन प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, इनके जो रिएक्शंस होते हैं, ये दो तरह के रिएक्शन जनरली करते हैं। या तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या फिर ये एलिमिनेशन कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी फिर हमने बताया उसमें SN1 SN2, SN1 में क्या क्या बात है, SN2 में क्या क्या बात है। फिर उसी तरह से एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन में दो पार्ट E1 E2, E1 में क्या क्या होता है, E2 में क्या क्या होता है और ये कब होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन अगर आप करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है लो टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर एज यूजुअल जो कंडीशंस है, और जो एलिमिनेशन होता है ये हाई टेम्परेचर पर होता है। तो एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, दोनों का प्रोडक्ट फिर अलग अलग होता है। तो हमने आज आपको एक समरी टाइप का एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो करता है, जो मेरा ऑलरेडी लेक्चर है बना हुआ डिटेल में क्वेश्चंस बनाते हुए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब चीज़ का। तो इसमें जो अल्काइल हैलाइड है ये ज़्यादातर रिएक्शन करता है, और क्यों करता है आपको पता है, क्योंकि ये पोलर नेचर का होता है। तो अब हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में इसके और कौन कौन से रिएक्शन होंगे, उन सारे रिएक्शन को बता करके और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू।